हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे झारखंड में आधुनिक झारखंड का गठन कैसे हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड पहले हमारा बंगाल से जुड़ा हुआ था। 1912 ईस्वी में यह झारखंड बंगाल से अलग हुआ और बिहार में मिला दिया गया। तो बिहार में मिलने के बाद हम लोग देखते हैं जो ओरिजिनल बिहार था उसको उत्तरी बिहार बोला गया और जो हमारा झारखंड था उसको दक्षिणी बिहार बोला गया। उत्तरी बिहार में हम लोग देखते हैं कृषि होता था। दक्षिणी बिहार में चूँकि खनिज संपदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब दक्षिणी बिहार मतलब झारखंड, तो झारखंड में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा थे। तो होता ये है, ये झारखंड बिहार से अलग होने की मांग क्यों करता है? तो हमारा जो झारखंड है और बिहार जो है दोनों मिल करके 1912 ईस्वी में एक हो गए थे। तो हुआ ये था कि बिहार जो है वो झारखंड के हेल्प से बहुत ही आगे बढ़ रहा था, विकास कर रहा था, फल फूल रहा था। लेकिन बिहार की सरकार जो है इस झारखंड पे और इस झारखंड के वासियों पे, आदिवासियों पे ध्यान नहीं दे रही थी। जिस तरह वो अपने निवासियों को समझती थी, अपनी जनता को समझती थी, उसके बराबर भी झारखंड की जनता को नहीं समझ रही थी। तो झारखंड के जो निवासी थे वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए और इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग राज्य की मांग उठाई, अलग होने की बात की। तो जब वो लोग अलग होने की मांग करते हैं तो हम लोग देखते हैं किस तरह से उनकी मांगों का खंडन किया जाता है। तो हमारे बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, वो 1946 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने बोला कि यदि झारखंड राज्य अलग हो गया तो वो वित्तीय घाटे में चला जाएगा। फिर उनके इन्हीं बात का सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिंह भी क्या करते हैं, एक वित्तीय घाटे का आंकड़ा दिखा देते हैं कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सही है, अगर झारखंड अलग हुआ तो वह वाकई में वित्तीय घाटे में चला जाएगा। इस आंकड़े में उन्होंने दिखाया कि 1943 से 44 में झारखंड को लगभग 7 लाख रुपये का घाटा हुआ था, जो कि हमारा 7,12,600 रुपये था। 1944-45 में यही बढ़कर 9 लाख हो गया, जो एक्चुअल में 9,02,100 था। तो ये सारी जो बातें बोली जा रही थी, उनके मांगों को, उनके द्वारा जो मांग उठाया जा रहा था उनको कट करने के लिए, मांग को खारिज करने के लिए, वो सारी बातें क्या थी, बेतुका थी। एक्चुअली में ये जो आंकड़ा था वो सारा आज़ादी के पहले का था और आज़ादी के पहले तो सबको पता है पूरे देश की हालत क्या थी। और झारखंड में चूँकि आदिवासी थे, उनका तो सब चीज़ जंगल ज़मीन था, पेड़ पौधे थे, वन थे, वो उन्हीं पे आश्रित थे। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये घाटे झारखंड को हो रहे थे तो ये आम बात थी। तो ये आंकड़ा दिखाना और बोलना कि वित्तीय घाटे में चला जाएगा, ये बिल्कुल बेतुका था। और इस बात का सबूत दिया था किसने, छोटा नागपुर उन्नति संघ के हमारे राम नारायण सिंह ने। उन्होंने बताया था कि हाँ, ये आज़ादी के पहले ये घाटे हुए थे, लेकिन अभी देखा जाए जिस टाइम ये मांग उठाई जा रही उस टाइम अभी भी झारखंड के पास 24,06,300 रुपये का राशि अधिशेष बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ। ये था 1912 ईस्वी के बाद की बात। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1928 ईस्वी में हमारा साइमन कमीशन भारत आया और 1928 ईस्वी में हमारा छोटा नागपुर उन्नति संघ का भी गठन हुआ था। तो ये छोटा नागपुर उन्नति संघ, जिसके राम नारायण सिंह क्या थे, मुखिया थे, अध्यक्ष थे। तो उन्होंने सोचा कि साइमन कमीशन के हेल्प से हम लोग अलग राज्य की मांग करेंगे और हमारा अलग राज्य बन जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये कब का दौर है, ये 1912 है, 1928 है, आज़ादी से पहले का। इस समय तो हमारा पूरा देश अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में लगा हुआ था, सारे क्या थे, बिजी थे। तो इस दौरान हुआ ये कि 1950 तक तो लगभग झारखंड के द्वारा जो ये अलग राज्य होने की मांग उठाई जा रही थी उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि 1953 ईस्वी में
राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या होता है, गठन होता है, स्थापना होता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन होता है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग को भी एक ज्ञापन सौंपते हैं अलग राज्य के लिए। तो दो नेता थे, कौन कौन, राम नारायण सिंह जो गैर जनजातीय नेता थे और हमारे छोटा नागपुर उन्नति संघ के संस्थापक भी थे, और दूसरे थे जयपाल सिंह जो कि जनजातीय नेता थे। तो 1954 ईस्वी में राम नारायण सिंह क्या करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग को एक मांग पत्र सौंपते हैं। जयपाल सिंह भी क्या करते हैं, तो जयपाल सिंह भी राज्य पुनर्गठन आयोग को एक मांग पत्र सौंपते हैं। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग क्या करता है, इस मांग को खारिज कर देता है। खारिज करने के पीछे क्या क्या तर्क देता है, तो पहला तर्क देता है, दक्षिणी बिहार वाले चाहते हैं अलग राज्य, इसके बाहर का क्षेत्र एवं राजनीतिक दल नहीं चाहता। मतलब कि दक्षिणी बिहार में कौन है, दक्षिणी बिहार में झारखंड वासी है, उत्तरी बिहार में एक्चुअल बिहार के लोग हैं। तो वो बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के लोग कि ये जो मांग उठाया जा रहा है वो केवल दक्षिणी बिहार वालों के द्वारा उठाया जा रहा है, पूरा बिहार इसमें शामिल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे इस मांग को कुछ राजनीतिक दल उठा रहे, सारे राजनीतिक दल नहीं उठा रहे, क्योंकि उस टाइम हमारा झारखंड पार्टी था, जनता पार्टी था, लोक सेवक संघ था, कांग्रेस थी। इसमें से हमारे 4 पार्टियों में से 3 पार्टी, झारखंड पार्टी, जनता पार्टी और लोक सेवक संघ, ये क्या कर रहे थे, आदिवासियों के लिए खड़े थे और मांग कर रहे थे। कांग्रेस तो केंद्रीय स्तर की पार्टी थी, वो मांग करे ना करे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो साथ है नहीं साथ है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। झारखंड के लोगों के जो एक्चुअल में उनके लिए खड़े वो तो मांग कर रहे हैं। फिर दूसरा तर्क क्या दिया वो देखते हैं। दक्षिणी बिहार के जो कम आदिवासी लोग हैं वही लोग केवल मांग कर रहे हैं, गैर आदिवासी जो बहुसंख्यक में है वो तो मांग कर ही नहीं रहे। तो ये जो मांग उठाया जा रहा है वो केवल कम संख्या वाले आदिवासियों के द्वारा उठाया जा रहा है, इसमें तो बहुमत है ही नहीं, ऐसा बोलता है राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर तीसरा तर्क वो क्या देती है वो देखते हैं। तीसरा तर्क वो देती है कि उत्तरी बिहार में कृषि होता है, दक्षिणी बिहार मीन्स झारखंड में उद्योग धंधे, तो दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। अगर दोनों में से कोई भी अलग होता है तो क्या हो जाएगा, वो अपंग की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान भी पहले एक थे, पर उनके बीच तो आदान प्रदान हो रहा है। ऐसा तर्क कौन देते हैं, झारखंड के आंदोलनकर्ता। उसके बाद जो उन्होंने चौथा तर्क दिया था वो झारखंड वासियों के सपोर्ट में ही दे दिया था, मतलब वो एक पॉजिटिव पॉइंट था। किस तरह से था वो देखते हैं। तो उन्होंने जो चौथा तर्क दिया वो ये था, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार अपने आप में परिपूर्ण है, तो भाई जब वो परिपूर्ण है ही तो अगर वो अलग हो जाते तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने विपक्ष में तर्क देते देते अंत में ऐसा तर्क दे दिया जो झारखंड वासियों के लिए प्लस पॉइंट था। तो हम लोग देखते हैं उस टाइम क्या था, 4 राजनीतिक दल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, झारखंड पार्टी थी, जनता पार्टी थी, लोक सेवक संघ थे, कांग्रेस थे। तो ये तीनों पार्टी, झारखंड पार्टी, जनता पार्टी, लोक सेवक संघ क्या कर रहे थे, राज्य के अलग मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस नहीं कर रहा था, वो उसका समर्थक नहीं था। तो इस तरह से तर्क देते हुए जो झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे उन समर्थकों ने बोला कि ये तो राज्य पुनर्गठन आयोग पूरा राज्य सरकार के हिसाब से रिपोर्ट दे रही है, उसी के हिसाब से तर्क दे रही है। ठीक है, तो इस समय भी उनका क्या हुआ था, जो राज्य की अलग राज्य की मांग कर रहे थे उनका हौसला टूटा था, पर फिर भी वो खड़े थे। इसी बीच देखते देखते हमारा 1969 आ जाता है। तो 1969 में क्या होता है कि बिहार में गठबंधन सरकार बनती है। गठबंधन सरकार बनी है, जाहिर सी बात है कोई एक अकेला दल तो है नहीं, उसमें बहुत सारे दल हैं। तो झारखंड के मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, जो कौन थे, निरल होरो थे। तो निरल होरो वहाँ पे गए, गठबंधन सरकार में शामिल थे, तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि चलो ये हमें क्या करेंगे, एक अलग राज्य
नया राज्य दिलाएंगे, झारखंड को नए राज्य के रूप में क्या करेंगे, लाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि गठबंधन सरकार ज़्यादा दिन चली ही नहीं है। तो इस तरह से एक आस फिर से टूट गया। ये था 1969। फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, भारत जीत जाता है और इसी की खुशी में सारे देशवासी डूबे रहते हैं। तो झारखंड की जो अलग राज्य की मांग उठाई जा रही थी उस पर उनका ध्यान नहीं रहता। लेकिन 1971 ईस्वी में क्या करते, निरल होरो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों ज्वाइन करते? क्योंकि वो सोचते कि 1972 में संसदीय चुनाव होने वाला है, शायद कांग्रेस जीत जाए, तो वो कांग्रेस की तरफ से क्या करेंगे, अलग राज्य की मांग उठाएंगे। पर क्या होता है, 1972 में संसदीय चुनाव तो होता है, कांग्रेस जीतती भी, लेकिन निरल होरो हार जाते। तो इस तरफ से फिर से क्या होता है, एक उम्मीद टूट जाता है। पर कोई नहीं, अभी भी बहुत सारी कहानियाँ बाकी है। जैसे देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं उदय होता है। किसका उदय होता है इस बीच? शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो का, जो एक दल बनाते हैं जिसको बोलते हैं झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये अच्छा खासा दल था जो राज्य के लिए काम कर रहा था। शिबू सोरेन ऐसे भी बहुत सारे पहले भी सामाजिक कार्य कर चुके थे और इनको क्या था, आदिवासियों का अच्छा खासा समर्थन प्राप्त था। तो लोगों की एक उम्मीद भी बहुत ज़्यादा थी कि नहीं, ये कुछ करेंगे। तो इनको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। किसका? MK राय का, जो मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन पार्टी के थे। फिर ये दोनों पार्टियां क्या करती है, मिलकर झारखंड राज्य के लिए अच्छा खासा काम करती है। लेकिन अचानक क्या होता है, 1975 में आपातकाल की घोषणा हो जाती है। अब आपातकाल हो गया तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार करने की वजह से क्या होता है, आंदोलन सुस्त पड़ जाता है।